मैं शिवकांत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने लॉगिन किया है वन इंडिया यूट्यूब हिंदी चैनल। भारत बनाम पाकिस्तान, अविनाश, इससे बड़ा कुछ भी नहीं। जी हाँ, ये महामुकाबला है। चाहे टूर्नामेंट में और कोई टीम क्या करती है क्या नहीं करती है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन भारत और पाकिस्तान की टीमें अगर आमने सामने हैं तो वो क्या करती हैं वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर कोई भी आईसीसी का इवेंट होता है और उसमें भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबला होता है तो वो टूर्नामेंट दो टुकड़ों में बढ़ जाती है। एक भारत बनाम पाकिस्तान, दूसरा भारत चैंपियनशिप बनेगा, जीतेगा या नहीं। जी बिल्कुल। चले जी, इस मैच से पहले हम आपके लिए लेकर आए हैं कि कौन सी प्लेइंग 11 होगी, कौन से वो 11 खिलाड़ी होंगे जो पाकिस्तान के गेंदबाजों और बल्लेबाजों के खिलाफ लोहा लेंगे। इससे पहले थोड़ा सा इतिहास लेकर चलते हैं। भारत बनाम पाकिस्तान अब तक 127 बार आमने सामने भिड़े हैं, जिसमें भारत ने 51 बार जीत हासिल की और 72 बार पाकिस्तान ने। 72 बार इसलिए कि पाकिस्तान की टीम एक वक्त पे बहुत मजबूत टीम होती थी। जी हाँ। तो उस वक्त उनको हराना बहुत मुश्किल होता, लेकिन पिछले 10 साल से बहुत कम मैच जो है भारत पाकिस्तान के हुए हैं। अगर बात करें T20 मुकाबलों की तो 8 मुकाबले भारत और पाकिस्तान में हुए, जिसमें 6 को भारत में जीत मिली है, 1 में हार और 1 रद्द रहा है, टाई रहा था। जी जी। बात करेंगे टीम का संतुलन, टीम की परफॉर्मेंस, वार्म अप मैच कैसे रहे अभी तक। कुछ ऐसे नाम हैं, दिनेश कार्तिक हैं, क्या वो टीम में बनेंगे, आएंगे नहीं आएंगे। रोहित शर्मा ने एक ही मैच खेला है, क्या वो जगह बना पाएंगे। शिखर धवन तो यहाँ आके अलग ही हो जाते हैं। बिल्कुल। चैंपियंस ट्रॉफी में उनका अलग रूप होता है, बाकी दिन वो अलग होते हैं। तो पूरी टीम क्या होगी पाकिस्तान के खिलाफ, इसके सबसे पहले ओपनर्स की बात करते हैं। देखिए, ओपनर बिना किसी संशय के रोहित शर्मा जो हमारे रेगुलर ओपनर हैं उनके साथ शिखर धवन आएंगे। जी, रोहित शर्मा की जहां तक बात करें, आईपीएल ठीक ठाक रहा था। यहाँ पर वार्म अप मैच एक मैच खेला, 3 गेंद खेल के वो चले गए, लेकिन फिर भी वही ओपनर होंगे। बिल्कुल, इनके जैसे बल्लेबाज को हम सिर्फ एक प्रैक्टिस मैच या वार्म अप मैच को ध्यान में रखते हुए हटा नहीं सकते हैं टीम को, क्योंकि दौरा शुरू ये ट्रॉफी से पहले रोहित शर्मा टीम के रेगुलर ओपनर थे। दूसरा उनके सामने कौन खड़ा होगा, इस पे चर्चा हो रहा है। इस पे चर्चा थी। और शिखर धवन क्योंकि आईपीएल में भी अच्छे रन मार गए और अब आते वो अलग हो ही गए हैं। यहाँ आती तो उनको कुछ ऐसी जड़ी बूटी मिली हुई है कि इंग्लैंड में जब भी जाएगा बेटा तो आराम से खेलियो, कोई टेंशन नहीं आती। फॉर्म में बिल्कुल फ्लॉलेस बैटिंग है दोनों। उसमें वार्म अप मैच में बड़ी जबरदस्त बल्लेबाजी की। तो शिखर धवन और माफ कीजिएगा रोहित शर्मा, ये है हमारे ओपनर। इसके बाद नंबर 1 पर सबको पता है, इंडिया के नंबर 1 और वर्ल्ड के नंबर 1 बल्लेबाज कप्तान विराट कोहली। विराट कोहली पर कोई संशय नहीं है। अब बड़ा संशय है, विराट के बाद कौन। जी, क्या अजिंक्य रहाणे की जगह बनती है। देखिए, इस खिलाड़ी को अगर मौका दिया जाएगा तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं मिलता है इनको प्लेइंग 11 में मौका तो ये इनकी खुद की नाकामी है पिछले कुछ समय से, जो कारण बनेगी इनकी टीम में प्लेइंग 11 में जगह ना बनाने का। जी, अजिंक्य रहाणे की हमारी लिस्ट में जगह नहीं है, लेकिन फिर भी डिस्कस जरूरी है कि अजिंक्य रहाणे क्यों नहीं हो सकते टीम का हिस्सा। आईपीएल में बुरा परफॉर्मेंस, वार्म अप मैचों में बुरा परफॉर्मेंस, पिछले काफी दिनों से बल्ला चल ही नहीं पा रहा है। जी हाँ, इंग्लैंड का जो दौरा था, ओडीआई जब मैचेस थे तो उसमें किसी भी मैच में इन्होंने परफॉर्म नहीं किया। T20 में भी वैसा ही रहा, औसत प्रदर्शन इनका रहा। हालांकि हर मैच में इन्होंने ओपनिंग ही की है टीम के लिए। आईपीएल में भी अजिंक्य रहाणे का बल्ला बहुत ज़्यादा नहीं चला। हालांकि लास्ट के मैचेस में थोड़ी बहुत रन उनके बैट से आए, लेकिन उनको अगर ध्यान में रख दिया जाए तो उनसे बेहतर तो एक ओपनर गौतम गंभीर था जिसे टीम में तो जगह मिल सकती थी। इसलिए अजिंक्य रहाणे को, और उन्होंने वार्म अप मैचेस में भी अपने आप को साबित नहीं किया। उनसे ज़्यादा अगर खुद को किसी ने साबित किया है तो वो दिनेश कार्तिक हैं। तो अगर वार्म अप मैचेस का परफॉर्मेंस और आईपीएल का परफॉर्मेंस या डोमेस्टिक सीजन में जो रन्स बने हैं उसके प्रदर्शन को अगर मद्देनजर रखा जाए तो दिनेश कार्तिक की जगह बनती है। बिल्कुल, रहाणे की जगह। दिनेश कार्तिक ने पहले मैच में 0 पर आउट हुए, दूसरे मैच में धाकड़ रन मारे उन्होंने, 94 रन। अगर हम बात करें रणजी ट्रॉफी की तो तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे, 650 मारी, 1 शतक भी मारा। देवधर ट्रॉफी में टॉप में थे। जी हाँ, ठीक है, तो फाइनल में भी शतक ठोका। जी हाँ, और आईपीएल में भी अच्छा खेले। लेकिन क्या अजिंक्य रहाणे को छोड़ दें फिर भी चौथे नंबर पर क्या दिनेश कार्तिक की जगह बनती है? देखिए, चौथे नंबर पर तो टीम के सबसे सफलतम बल्लेबाज जिन्हें हम कहते हैं, सबसे एक्सपीरियंस बल्लेबाज युवराज सिंह या महेंद्र सिंह धोनी में से ही कोई उतरेगा। क्योंकि धोनी और युवराज कंडीशंस पे डिपेंड करता है। अगर विकेट जल्दी गिर जाते हैं तो शायद धोनी को प्रमोट कर दिया जाए, और अगर विकेट्स आराम से चल रहे हैं, मैच 25 ओवर के बाद अगर कोई विकेट गिरता है, बिल्कुल
कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए, सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए धोनी या युवराज में से कोई एक जो है वो चौथे नंबर पर बैटिंग करने आएगा। नंबर 4 पर हमारा जो अनुमान है वो ये कि युवराज सिंह आएंगे। जी हाँ, जनरली क्योंकि युवराज धोनी से पहले आते हैं बैटिंग करने, तो युवराज पहले आएंगे, उनके बाद तुरंत बाद धोनी आएंगे। जी, तो ये जो 5 जो स्लॉट थे, ओपनर, फिर उसके बाद विराट कोहली, फिर उसके बाद युवराज, फिर उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी, अब कौन? क्या केदार जाधव की या दिनेश कार्तिक की यहाँ कोई जगह बनती है? देखिए, मैं इस वक्त लग रहा है कि केदार जाधव से पहले अगर इस टीम में अगर जगह मिलेगी तो वो मिलेगी कार्तिक को, क्योंकि 2 कारण हैं। केदार जाधव पहली बार इंग्लैंड में गए हैं और इंडिया पाकिस्तान का मैच जो है वो इस पूरे टीम के मोराल को सबसे ज़्यादा बूस्ट करेगा। आप इस मैच में कैसा परफॉर्म करते हो वही डिसाइड करेगा कि आपके अगले 2 मैचेस कैसे रहने वाले हैं। एक चीज़ अब यहाँ पर ये भी आती है कि दिनेश कार्तिक और केदार जाधव दोनों ही ना खेले और उनकी जगह एक पेस अटैक में हार्दिक पांड्या को जोड़ दिया जाए। देखिए, अगर टीम एक्स्ट्रा पेसर लेकर के खेलने के मूड में आती है, आज ऑस्ट्रेलिया भी 4 पेसर जी हाँ बिल्कुल, इंग्लैंड भी खेला और सेम बांग्लादेश भी इनफैक्ट अपने ज्यादा तेज बॉलर पर डिपेंड कर रहा है। बिल्कुल, अगर भारत अपने दोनों स्पिनर्स को खिलाने की रणनीति से उतरता है तो हार्दिक पांड्या को सबके ऊपर तवज्जो मिल जाएगी। जी, क्योंकि अश्विन और जडेजा खेलेंगे। जी हाँ, उसके बाद युवराज सिंह भी स्पिन गेंदबाजी कर लेते हैं, रोहित शर्मा भी ऑफ स्पिन कर लेते हैं अगर पार्ट टाइम बॉलिंग करवानी है तो। जी हाँ, तो कुल मिलाकर दिनेश कार्तिक, अजिंक्य रहाणे और केदार जाधव, जिनकी की उम्मीद थी कि शायद उनको कहीं जगह मिलेगी, इन तीनों को जगह नहीं मिल रही है। लगता तो ऐसा है। अगर हार्दिक पांड्या के रूप में एक ऑलराउंडर या पेस ऑलराउंडर अगर टीम खोजती है, तो अगर एक फुल फ्लेजेड बैट्समैन अगर चाहिए टीम को 6-5 के रेशियो से अगर उतरती है, तो कहीं ना कहीं दिनेश कार्तिक या केदार जाधव में से किसी एक को जगह टीम में मिल जाएगी। लेकिन कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए और परफॉर्मेंसेस को ध्यान में रखते हुए ऐसा लग रहा है कि टीम एक एक्स्ट्रा पेसर के साथ जाएगी जो हार्दिक पांड्या हो सकते हैं। जी, और जिस तरीके की विकेट यहाँ पर इंग्लैंड में अभी तक बिहेव कर रही है, सूखी विकेट हो रही है और टूर्नामेंट जैसे बढ़ेगा सूखती जाएगी। हाँ। ऐसे में भारत स्पिन गेंदबाजी 2 स्पिनर तो खेलेंगे, तो उनको जो है 3 फास्ट गेंदबाज और प्लस एक एक्स्ट्रा बैट्समैन बॉलर का कुशन देंगे टीम को। और हार्दिक पांड्या की जो बल्लेबाजी रही है, अगर बांग्लादेश के खिलाफ हम बात करें तो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी और मैच फिनिश कर सकते हैं। बिल्कुल, आईपीएल में भी उन्होंने किए हैं। 200 से ज्यादा स्ट्राइक रेट रहा है लगभग उनका बहुत सारे मैचों में। तो हार्दिक पांड्या की भी जगह यहाँ पर बनती नजर आ रही है। अब बात करते हैं स्पिन गेंदबाजी की। कोई बात नहीं करने की जरूरत है, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन दोनों। जी बिल्कुल, पहले मैच में तो ये दोनों ही स्पिनर्स खेलेंगे। आगामी मैचेस में हो सकता है टीम कुछ तब्दीलियां कर दे, डिपेंडिंग ऑन कैसा खेलती है टीम पाकिस्तान के खिलाफ। जी, अब बात करते हैं तेज गेंदबाजी की। स्पिन गेंदबाजी की हमने ज्यादा इसलिए भी जिक्र नहीं क्योंकि रविंद्र जडेजा यहाँ पर ट्रम्प कार्ड रहेंगे इंडिया के। अगर विकेट सूखी तो, जैसा कि माना जा रहा है कि विकेट धीरे धीरे सूख रही है और स्पिन की मददगार बनती जा रही है, तो रविंद्र जडेजा यहाँ पर बहुत बड़े ट्रम्प कार्ड बनेंगे, जैसा उन्होंने प्रैक्टिस मैच में भी दिखाया। और रविचंद्रन अश्विन उनको साथ देंगे और रोके रखेंगे। जी हाँ, रविचंद्रन अश्विन का कहीं ना कहीं रोल यही रहेगा कि वो एक तरफ से रन रोक दें, बांध दें। दूसरा काम जो है विकेट लेने का, वो भारत के जो मुख्य स्पिनर हैं, अब मुख्य स्पिनर ही उन्हें हम कहेंगे क्योंकि वो टेस्ट में वर्ल्ड नंबर 1 है, तो मुख्य स्पिनर का जो रोल है वो रविंद्र जडेजा ही अदा करेंगे। अब बात करते हैं तेज गेंदबाजी की। भारत के पास शायद ही पहली बार इतनी बढ़िया तेज गेंदबाजी हो ऑप्शन में। जब हम छोड़ के भी बहुतों को चले गए हैं और लेके गए हैं, उनमें भी अब ये लग रहा है कि किसको बैठाएं किसको नहीं बैठाएं। नहीं तो ये होता था कि ज्वागल श्रीनाथ है, वेंकटेश है, उसके बाद कुछ नहीं है। जी हाँ, एक ऐसा वक्त होता था। ये वक्त भारतीय क्रिकेट के लिए सुनहरा वक्त इसलिए है क्योंकि भारत के पास वर्ल्ड क्लास पेसर्स हैं, जो शायद पिछले 40 सालों में भी भारत के पास ऐसा नहीं रहा है कि उनकी पेस बैटरी उनकी स्पिन बैटरी से ज्यादा मजबूत है। तो बिल्कुल इस बार ज्यादा दारोमदार जो है इंग्लिश कंडीशंस को भी ध्यान में रखा जाए तो पेसर्स पे ही रहेगा। तो सबसे पहले किसी पेसर का नाम ध्यान आता था, वो है भुवनेश्वर कुमार। जी हाँ, जिनका टीम में पूरा पक्का स्थान फिक्स है। जी हाँ, ये तो स्विंगिंग कंडीशंस का बादशाह है। ये सिर्फ इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा धारदार अगर स्विंग बॉलर है तो वो भुवनेश्वर कुमार है। और खास बात ये रही कि भुवनेश्वर कुमार जब दोबारा लौटे हैं टीम में चोट के बाद या जब ड्रॉप हो गए थे, तो पेस लेकर आए। जी हाँ, हमेशा 132-134 फेंकने वाला भुवनेश्वर कुमार अब 140 प्लस फेंक रहे हैं। ये इनके लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। एडवांटेज इनके साथ यही है कि अगर टीम को एक स्विंग बॉलर चाहिए तो स्विंग बॉलर का ये काम अदा कर सकते हैं। अगर पेसर चाहिए, सिर्फ पेस जनरेट करने की बात है, तो ये भी कर सकते हैं। डेथ ओवर्स में अगर बॉलिंग करनी है तो इनसे अच्छा इंडिया के पास दूसरा डेथ ओवर बॉलर नहीं है एक्सपीरियंस के मामले में। एक्सपीरियंस के मामले में बिल्कुल सही। अब 2 गेंदबाज हैं जो डेक पर हार्ड मारते हैं गेंद को।
उमेश यादव, मोहम्मद शमी हल्का सा मुझे लग रहा है स्विंग के मामले में ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर रिवर्स स्विंग जो है 2 गेंद से खेल रहे हैं तो कम मिलेगी। जी हाँ। ऐसे में मोहम्मद शमी को तहरीर दी जाएगी उमेश यादव पर। आपको क्या लगता है? जी मुझे भी यही लगता है, क्योंकि पिछले मैच में भी अगर ध्यान दिया जाए तो उमेश यादव को लगभग 20 ओवर के बाद बॉलिंग कराने के लिए लाया गया था वार्म अप में। तो इससे समझ में आ रहा था कि ये चेक कप्तान रिवर्स मिल रहा है या नहीं। बिल्कुल, और रिवर्स मिला नहीं। तो कप्तान के दिमाग में अब ये सेटअप बन गया है कि मेरे जो लीड पेसर्स होंगे वो भुवनेश्वर कुमार और मोहम्मद शमी होंगे। तीसरा पेसर अगर मेरा कोई जाता है तो मैं उस सूरत में जसप्रीत बुमराह को ही रखूंगा। जसप्रीत बुमराह वनडे और T20 के स्पेशलिस्ट हैं, और जब आपने बात की कि इनसे ज्यादा कोई डेथ ओवर की, भुवनेश्वर कुमार की जब बात चल रही थी एक्सपीरियंस के मामले में, जी हाँ, तो ये खिलाड़ी एक ऐसा है जो 5 या 6 रन भी रोक सकता है आखिरी ओवर हाँ, और रोक के दिखाया है। बिल्कुल, इसी वजह से कहीं ना कहीं उमेश यादव से ऊपर जो जगह बनती है वो जसप्रीत बुमराह की बनती है। भारत ऐसी टीम है नहीं कि 4 पेसर के साथ उतरेगा, 4 मेन पेसर के साथ उतरेगा, क्योंकि ये भारत की बैटिंग को कमजोर कर देती है और भारत 2 स्पिनर्स खिला नहीं सकता है। ऐसे सूरत में भारत के लिए अच्छा यही है कि 3 पेसर के साथ आए, एक ऑलराउंडर पेसर हमारे पास जो हार्दिक पांड्या है उसको लेकर के आए, और 2 स्पिनर्स के साथ लग्जरी के साथ खेलें। जी, तो भारत की टीम जो हमारी प्रेडिक्शन है वो है रोहित शर्मा ओपनिंग में, शिखर धवन के साथ, फिर विराट कोहली, फिर युवराज सिंह, उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी, उसके बाद हार्दिक पांड्या, उसके बाद रविंद्र जडेजा, उसके बाद रविचंद्रन अश्विन, और फिर भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह। तो ये 11 खिलाड़ी होंगे जो पाकिस्तान के खिलाफ खेल सकते हैं। हमारी प्रेडिक्शन ये कहती है। आपकी प्रेडिक्शन क्या कहती है? आप जरूर हमें बताइएगा। वन इंडिया यूट्यूब हिंदी चैनल में फिलहाल इतना ही।